हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद नेवी, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो अब तक की जो हमारी वीडियोस हैं उनमें आपने प्रागैतिहासिक काल से लेके पाल शैली तक का संपूर्ण इतिहास जान लिया। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं तो आपने उन सभी के विषय में जाना होगा। मैंने आपको विस्तृत और विधिवत सारी जानकारी दी हुई है। आज जो हम मध्यकाल की दूसरी शैली, मध्यकाल में जो द्वितीय शैली पनपी थी, उसे क्या कहते हैं? अपभ्रंश शैली। उसके विषय में जानेंगे। अपभ्रंश शैली की खोज कब हुई, किसने की, अपभ्रंश शैली को नाम क्या दिए गए, क्यों ये अपभ्रंश शैली कही गई, ये सारी जानकारी। और इसके साथ यहाँ की पोथियां, कौन सी पोथी कहाँ से प्राप्त हुई, कौन सी पोथी किस केंद्र की है, ये सारी चीजें हम आपके साथ आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अगर चैनल पर नए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही टॉपिक की बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस मिलने वाली हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपभ्रंश शैली के बारे में, जिसका समय क्या रहा 8वीं से 16वीं शताब्दी तक। ठीक है, 8वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य जो शैली पनपी वो थी अपभ्रंश शैली। अब अपभ्रंश शैली को पढ़ने से पहले इतना जान लीजिए कि आपकी अपभ्रंश शैली थी क्या। अब भित्ति चित्रकला धीरे धीरे मंद पड़ गई थी। भित्ति चित्रकला के अवशेष केवल आपको बेरुल की गुफाओं में मिलते हैं, जिन पर अपभ्रंश शैली का प्रभाव दिखता है। बेरुल जो कि आपकी एलोरा की गुफाएं। तो यहाँ कारण क्या हुआ कि यहाँ अब धीरे धीरे भित्ति चित्रण समाप्त हो रहा था। गुफाओं के अंदर चित्रण समाप्त हो रहा था, भवनों के अंदर कुछ एक स्थानों पर चित्रण हो रहा था, लेकिन पोथियों में चित्रण ज्यादा हो रहा था। क्यों? अब पोथियां लिखी जाने लगी थी और उनको सजाने के लिए जिनका प्रयोग किया जा रहा था वो पोथियां थी। ठीक है, तो यहाँ पोथी चित्रण हम कह सकते हैं, भित्ति चित्रण आप पुस्तक चित्रण कह सकते हैं, या फिर अपभ्रंश शैली के नाम से इसे जाना गया था। अपभ्रंश शैली जो है अजंता का बिगड़ा हुआ रूप थी। मतलब सौंदर्य तो अजंता की ही तरह था, लेकिन उतना सुंदर नहीं था। उसका बिगड़ा हुआ रूप, कहीं ना कहीं चित्रकार अनुपालन उसका कर रहे थे पर उसी की तरह नहीं बना पा रहे थे। कई चीजों की उसमें कमी आ गई थी। अच्छा, अपभ्रंश शैली के केंद्र क्या रहे, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात में अपभ्रंश शैली का केंद्र रहा। कारण क्या है, आप जब आगे देखेंगे तो अपभ्रंश शैली में दो धर्मों का, जैन और हिंदू धर्म का चित्रण हुआ। ठीक है, जैन और ब्राह्मण धर्म का चित्रण हुआ है। तो जैन, अभी भी आप जाएं तो गुजरात में जैन धर्म का बहुत अच्छा आपको दर्शन होगा। जैन धर्म का बहुत बोलबाला है। तो यही कारण गुजरात और राजस्थान की तरफ जैन धर्म ग्रंथों का बहुत ज्यादा होना, या हम कह सकते हैं जैन अनुयायियों का बहुत ज्यादा होना, वहां इस शैली के पनपने का एक मुख्य कारण हो सकता है या माना जाता है। अन्य नाम क्या है, इसको कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, ये भी आप देख लीजिए। जैन शैली, ग्रामीण शैली, गुजरात शैली, प्राकृत शैली, पश्चिम भारतीय शैली, टूटी फूटी शैली। अब टूटी फूटी शैली इसका नाम होने के का कारण ये कि अजंता के चित्रों की नकल कर रहे थे ये, लेकिन वैसे ही बना नहीं पा रहे थे, तो इसे टूटी फूटी शैली कहा गया। और सबसे लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है सुलिपि शैली। सुलिपि क्यों? आप यहाँ देखेंगे इनकी राइटिंग इतनी सुंदर थी, इतना सुंदर लिखावट थी इनकी, कि इसके कारण इसको नाम दिया गया सुलिपि शैली। ठीक है, सुंदर लिपि वाली शैली, लेखनी बहुत सुंदर थी। तो ये पॉइंट अगर मान लीजिए यहाँ पर अन्य नामों के विषय में पूछ ले कि किस शैली को ग्रामीण शैली के नाम से जाना जाता है, किस शैली को गुजरात शैली के नाम से जाना जाता है, या प्राकृत शैली कौन सी है, तो सभी कौन आएंगी? अपभ्रंश शैली आएगी। स्थान या केंद्र पूछ ले तो राजस्थान और गुजरात। इससे पहले अभी आपसे यहाँ मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि पाल शैली भारत के किस क्षेत्र में पनपी और उसके कौन से केंद्र थे? भारत के किस क्षेत्र में पाल शैली पनपी और उसके केंद्र क्या थे, आपको बताना है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। अब हम इसका नामकरण अभी देख लेते हैं कि कुछ विद्वानों ने इसको खोजा और इसके चित्रों के आधार पर, इसके प्राप्त पोथी चित्रों के आधार पर इसको नाम दिया। तो अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया? राय कृष्ण दास ने और मोती चंद ने। दो लोगों ने, राय कृष्ण दास ने दिया और मोती चंद खजांची, इन दोनों लोगों को याद रखना। एक पॉइंट सीधा यहाँ से बन जाता है कि अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया। ये मैंने आपको कई बार बताया कि जो सबसे अच्छा नाम है, जो सबसे ज्यादा चलता है, वो राय कृष्ण दास जी के द्वारा दिया गया नाम ही यहाँ पर ज्यादा सर्वमत या सम्मत रहता है। तो राय कृष्ण दास और मोतीचंद खजांची ने
इसको अपभ्रंश शैली का नाम दिया। फिर पश्चिम भारतीय शैली, पश्चिम भारतीय शैली आनंद कुमार स्वामी ने कहा है, तो इन्होंने किस आधार पर कहा है? क्षेत्रगत आधार पर। किसके? क्षेत्रगत आधार पर। तो ये भी याद रखना। आप सीधे दे देगा पश्चिम भारतीय शैली किसका नाम है, तो आपको बता देना है अपभ्रंश शैली का नाम है। अच्छा, पश्चिम भारतीय, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, जैन शैली भारत की या अपभ्रंश शैली भारत के किस क्षेत्र में पनपी थी? तो आपको याद रखना है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब ये है आपका राजस्थान यहाँ, और ये है गुजरात। जब इस क्षेत्र में पनपी है तो ये कौन सी शैली है? पश्चिम भाग में पनपी हुई शैली, इसलिए मैंने यहाँ पर मैप दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये राजस्थान यहाँ, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है ना, ये महाराष्ट्र है, और ये आपका मध्य प्रदेश है, बीच में है मध्य प्रदेश, और यहाँ है यूपी। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ राजस्थान और गुजरात में पनपी क्योंकि, और ये पश्चिम है भारत के, तो पश्चिमी भाग की शैली कौन सी है? आपकी अपभ्रंश शैली है, जिसे क्षेत्रगत आधार पर आनंद कुमार स्वामी ने पश्चिम भारतीय शैली नाम दिया। गुजरात शैली, क्योंकि गुजरात इसका प्रमुख केंद्र रहा है, यहाँ आप देखेंगे ये वाला, तो ये गुजरात शैली किसने कहा? एनसी मेहता ने कहा। अब आपको बताना है कि जैन शैली नाम अपभ्रंश शैली को किसने दिया, इसको मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, तब तक मैं खोज बताती हूँ कि 1913 ईस्वी में हरमन गोट्स महोदय ने अपभ्रंश शैली की खोज की, मतलब अपभ्रंश शैली के चित्रों की खोज की, मतलब 20वीं शताब्दी में हम अपभ्रंश शैली को जान पाए। 1914 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने अपभ्रंश शैली के चित्रों की या अपभ्रंश शैली की खोज की। 1924 में ही एक विद्वान और हुए एनसी मेहता, इन्होंने भी खोज की अपभ्रंश शैली की। आपको एक पॉइंट और बताना है, 1928 ईस्वी में किसने अपभ्रंश शैली की खोज की? अगर आपने पढ़ा है तो सभी को पता होगा। अच्छा, जैन शैली नाम दिया था पर्सी ब्राउन ने, ठीक है, किसने दिया था? पर्सी ब्राउन ने जैन शैली नाम दिया था अपभ्रंश शैली को। ठीक है, तो ये सारे नाम, ये पॉइंट हैं आपके बहुत महत्वपूर्ण, ये यहाँ से क्वेश्चन अपभ्रंश शैली से बन जाते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, एक किसी को डाल देगा कब खोजा गया। अच्छा, इस एक चीज और है, आपकी अपभ्रंश शैली का जन्म 7वीं शताब्दी में मारवाड़ में हो जाता है, मारवाड़ में गुजरात क्षेत्र में इसका जन्म हो जाता है, ये गुजरात, यहाँ यहाँ इसका जन्म हो जाता है। लेकिन प्राचीनतम अवशेष इसके या प्राचीनतम उदाहरण हमें 8वीं से 9वीं शताब्दी में बेरुल की गुफाएं, बेरुल किसे कहते हैं बताओ जल्दी से आप लोग कमेंट करके कि बेरुल किसे कहते हैं? बेरुल कहते हैं एलोरा को। किसको कहते हैं? एलोरा का प्राचीन नाम बेरुल था। ठीक है, एलोरा में जो भित्ति चित्र बने हैं, एलोरा में जो चित्र बने हैं एलोरा की दीवारों पर या बेरुल की गुफाओं में, वो इसके प्राचीनतम उदाहरण है अपभ्रंश शैली के। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एलोरा में प्राचीनतम उदाहरण हमें कहाँ से मिले हैं? तो आपके अपभ्रंश शैली के बेरुल की गुफाओं से या एलोरा की गुफाओं से प्राप्त। अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपभ्रंश शैली के चित्र 3 रूपों में मिलते हैं। ठीक है, कितने रूपों में मिलते हैं? 3 रूपों में। सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, 1 नंबर आपका सीधे खड़ाक से यहाँ पर मिल जाता है कि अपभ्रंश शैली के चित्र कितने रूपों में मिलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 3 में। कैसे? एक तो ताड़पत्र पर बने पोथी चित्र थे, वो चित्र जो ताड़पत्र पर जो पोथियां बनाई गई उनके साइड में लिखकर, अभी मैंने शुरुआत में आपको एक चित्र दिखाया था, और यहाँ बीच में चित्र बनाना, तो ताड़पत्र पर बने पोथी चित्र और कपड़े पर बने पोथी चित्र। ठीक है, कपड़े और ताड़पत्र के पोथी चित्र नंबर 1 हो गया। दूसरा फुटकर चित्र, मतलब पोथी चित्रों के अलावा भी कुछ चित्र बने हैं, उन्हें फुटकर चित्र के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर के दूसरी कैटेगरी में वो आते हैं, और तीसरी कैटेगरी में कपड़े पर बने पटचित्र। पटचित्र आप देखेंगे कालीघाट की विशेषता है, पटचित्र हमारे नाथ द्वारा में बने, तो पटचित्र यहाँ भी बन रहे थे। ठीक है, कपड़े पर बने पटचित्र। तो अपभ्रंश शैली हमें 3 रूपों में प्राप्त होती है, ये आपको याद रखना है। अपभ्रंश शैली के अंतर्गत कितनी शैलियां आती हैं आपको बताना है। अभी मैंने क्वेश्चन आपको बताया भी, थोड़ा समझाया भी, अब आपको यहाँ पर बताना है अपभ्रंश शैली के अंतर्गत कितनी शैलियां आती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
दो शैलियां आती हैं। कौन कौन सी आती है? अपभ्रंश को भी दो भागों में बांट दिया गया। देखो मध्यकाल में बांटा गया, मध्यकाल को भाग बांटा गया दो भाग में, ठीक है। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया, पाल शैली, अपभ्रंश शैली, ठीक है। अब अपभ्रंश को भी बांटा गया दो भागों में, ये याद रखिएगा। अपभ्रंश शैली को किन दो भागों में बांटा गया? तो एक तो अपभ्रंश जो कि जैन धर्म से संबंधित थी, दूसरी गुजरात जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित थी। अब ये अपभ्रंश वाली अपभ्रंश शैली जो थी 10वीं से 15वीं शताब्दी तक इसका समय रहता है, जो अपभ्रंश या जैन शैली के रूप में जानी गई। जिसका चरम काल क्या रहा? एक पॉइंट यहाँ से सीधा बन जाता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका चरम काल क्या है? 11वीं शताब्दी इसका चरम काल है। ये राजस्थान और मारवाड़ में, राजस्थान में भी स्पेशली मारवाड़ केंद्र में बहुत ज्यादा पनपी, आप लोग इसे देखेंगे मारवाड़ में ये बहुत पनपी। कौन सी? अपभ्रंश शैली, ठीक है। फिर आती है गुजरात शैली, ये 15वीं शताब्दी इसका समय रहता है, और ये कहाँ पनपी? नाम से ही पता चलता है, गुजरात में ये शैली पनपी थी। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि अपभ्रंश शैली के दो भाग थे, अपभ्रंश शैली और गुजरात शैली। 10वीं से 15वीं शताब्दी तक इसका समय रहा, और 11वीं शताब्दी इसका चरम काल रहा, जो कि राजस्थान में पनपी थी। और जो गुजरात में पनपी उसे गुजरात शैली के नाम से जाना गया, जो वैष्णव धर्म से संबंधित थी। वैष्णव धर्म के अंतर्गत राम कृष्ण इन सब के चित्र या इन सब से जुड़े हुए ग्रंथ आते हैं। तो जब हम औधर नियुक्ति वृत्त की बात करते हैं, तो ये 1060 ईस्वी में ताड़पत्र पर चित्रित सबसे प्राचीन ज्ञात प्रति है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आती है आपकी निशीथ चूर्णी। निशीथ चूर्णी 1100 ईस्वी में चित्रित हुई है, 1100 ईस्वी में है, और ये जैन धर्म की सबसे प्राचीन चित्रित प्रति है। प्राचीन चित्रित प्रति है, वो ज्ञात प्रति है और ये चित्रित प्रति है। यहाँ जो मैं आपको पोथियां बताने वाली हूँ वो सब ताड़पत्र पर चित्रित पोथियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ आपको बताऊं कि जैन धर्म की दो शाखाएं थी, एक तो जैन धर्म की श्वेतांबर, दूसरी दिगंबर। श्वेतांबर जो वस्त्र पहनते थे और दिगंबर जो वस्त्र नहीं पहनते थे। दिग है अंबर, जिसका मतलब जिसका आसमानी वस्त्र है, ये थी वो शैली हमारी जैन धर्म की दूसरी शाखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म की ताड़पत्र पर सबसे प्राचीन चित्रित कृति कौन सी है? तो निशीथ चूर्णी हो गई, और ये श्वेतांबर जैन धर्म की पोथी है, ठीक है। ये उड़ीसा से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई? उड़ीसा से, ठीक है। प्राप्त हुई कहाँ से? उड़ीसा से प्राप्त हुई है, ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एक एक पोथी की पूरी जानकारी अगर आपको देखनी है तो वीडियो को देखते रहिएगा। अगली जो पोथी है शट खडांगम, 1113 ईस्वी में इसे चित्रित किया गया, या हम कह सकते हैं 1113 ईस्वी में ये लिखित है, ठीक है। ये ताड़पत्र पर चित्रित दिगंबर संप्रदाय की प्रथम चित्रित पोथी है। अब ताड़पत्र पर ही अभी जितनी पोथियां मिल रही हमको सब ताड़पत्र पर है, ये मैं बता दूंगी कि कब कागज वाली आई। यहाँ मैंने लिख दिया है ताड़पत्र पर चित्रित पोथी, औधर नियुक्ति वृत्त हो या निशीथ चूर्णी हो या सट खडांगम हो, ये सभी ताड़पत्र पर चित्रित पोथियां है, तो ये आपको याद रखना है। अगली जो आती है हमारी कल्प सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्प सूत्र जैन धर्म की पोथी है, ठीक है। कौन है? जैन धर्म की पोथी कल्प सूत्र, और इसे 1216 ईस्वी में लिखा गया, या ये इसका समय जो है 1216 ईस्वी है। ये प्राप्त कहाँ से होती? क्वेश्चन एक पॉइंट यहाँ से सीधा बन जाता है कि कल्प सूत्र की ताड़पत्र पर, अभी मैं जो आपको बता रही हूँ ये सभी ताड़पत्र वाली है, ठीक है। क्या है? सभी ताड़पत्र की हैं, चाहे आपका निशीथ चूर्णी हो, चाहे ये कल्प सूत्र हो, चाहे सट खडंगम हो, ये जो मैंने बताई ये सभी ताड़पत्र पर चित्रित है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। 1216 ईस्वी में कल्प सूत्र का चित्रण हुआ, और ये गुजरात से प्राप्त है, जो ताड़पत्र पर है। मैं बार बार ताड़पत्र इसलिए कहती कि आप लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट ना हो, ठीक है। ये गुजरात से प्राप्त है, और ये पश्चिम भारत की सबसे प्राचीनतम चित्रित प्रति है। पश्चिम भारत मैंने बताया ना, भारत का गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र। अभी जो हमने देखा ना, एक उड़ीसा से मिली, ठीक है, दूसरी अन्य स्थान से मिली, और ये कहाँ से मिली है? गुजरात से मिली है। इसलिए ये पश्चिम भारत की सबसे प्राचीनतम चित्रित प्रति है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन ना रखना।
तो ये क्लियर हो गया कि पश्चिम भारत की सबसे प्राचीन चित्र प्रति कल्पसूत्र। ठीक है, वैसे आपकी कौन सी, तो आपने देखा कि सबसे पहले कौन सी प्रति चित्रित हुई है, निशीथ चूड़ी। ठीक है, अधर नियुक्त वृत्त सबसे प्राचीन ज्ञात प्रति है। तो ये सारी चीजें आप अलग अलग इनको डिवाइड करके लिख सकते हो, और आप लोग कमेंट करते रहा करिए ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। ये श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंध रखती है, तो ये श्वेतांबर धर्म से संबंध रखती है। अगला पॉइंट जो है, जैन शैली की ताड़पत्र पर सबसे अच्छी पोथी कौन सी है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बताना है यहीं पर, और आंसर तो पहले ही मैंने दे दिया, सर्वश्रेष्ठ। अच्छा, कल्पसूत्र हर मामले में अगर हम देखेंगे ना, आगे स्वर्ण अक्षरों में भी इसका चित्रण मिला है, तो वो भी सबसे अच्छी है। और ये जैन धर्म की ताड़पत्र पर चित्रित सबसे अच्छी पोथी कौन सी है, तो आपकी कल्पसूत्र है। ठीक है, क्लियर, कोई भी चीज कंफ्यूजन नहीं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगला है श्रवण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, बहुत लंबा नाम है, अगर आप एक साथ नहीं ले पाते तो इसको बांट के ले सकते हैं, श्रवण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है, श्रवण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, राजस्थान में चित्रित हुई है, या ये राजस्थान की पोथी है। ठीक है, तो श्रवण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये भी आपकी पोथी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, तो मैं आपको अभी बताऊंगी, ये पोथियां अन्य पोथियों में आती हैं। श्रवण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का इतना भाग है, ये श्वेतांबर धर्म से संबंधित है, श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित है, और ये राजस्थान की पोथी है। ठीक है, तो ये आपकी जो इतनी पोथियां थी, ये सभी पोथियां ताड़पत्र पर चित्रित थी। काहे पे, ताड़पत्र पर। ठीक है, ताड़पत्र पर चित्रित थी, ये आपको याद रखना है, और ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछती हूँ कि ताड़पत्र पर प्रथम ज्ञात प्रति, जैन धर्म की ताड़पत्र पर प्रथम ज्ञात प्रति कौन सी है। ठीक है, आपको बताना है, क्योंकि वीडियो में मैंने अभी अभी आपको बताया है, और आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य पोथियां जैन धर्म की ही हैं, है ना, कुछ अन्य पोथियां जो कि जैन धर्म की ही हैं, इन्हें हटा दीजिए क्योंकि इनका नाम आपको आगे मिलेगा। यहाँ है कालकाचार्य कथा। एक पॉइंट कालकाचार्य कथा से पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों का अंकन किसमें मिलता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों का अंकन किसमें मिलता है, तो आपको याद रखना है कालकाचार्य कथा में। ठीक है, सभी तीर्थंकरों का अंकन कालकाचार्य है, आपको याद रखनी है ये चीज। ठीक है, फिर आता है कथा रत्न सागर, चित्रकल्प द्रुम, जैन धर्म की पोथी है, नेमिनाथ चरितम, सिद्धहस्त व्याकरण, सुपासनाचर्यम, संग्रहणी सूत्र। संग्रहणी सूत्र, सुपासनाचर्यम, चित्रकल्प द्रुम जो है ना आपका, ये आपका कल्प सूत्र की ही प्रति है। ठीक है, कल्प सूत्र की ही, यहां लिख देती हूँ, कल्प सूत्र की ही प्रति चित्रकल्प द्रुम है। अंग सूत्र, बाल गोपाल स्तुति, त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरितम। ठीक है, त्रिषष्टि सलाका पुरुष चर्यम, ये अन्य पोथियां आपके जैन धर्म से संबंधित पोथियां हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इन सब में मैंने कहा था ना कि सबसे महत्वपूर्ण जो कृति है वो है कल्प सूत्र। तो हम कल्प सूत्र की पूरी डिटेल जान लेते हैं, कल्प सूत्र के विषय में संपूर्ण जानकारी। अब कल्प सूत्र की कागज पर चित्रित प्रतियों के विषय में यहाँ पर हम बात करेंगे, जो प्रतियां कागज पर चित्रित हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1365 ईस्वी में जो कल्प सूत्र की प्रति है जो चित्रित हुई है कागज पर, तो ये कौन सी शताब्दी हो गई, 14वीं शताब्दी। ठीक है, 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी।
कागज का प्रयोग कहाँ होता है आपको याद होना चाहिए, 14वीं या 15वीं शताब्दी माना जाता है, कहीं कहीं जगह 13वीं, लेकिन मोस्टली 14वीं शताब्दी सही कराया जाता है। ये प्रति कहाँ से मिली, 1365 वाली प्रति कहाँ संग्रहित है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है, मोती लाल खजांची संग्रहालय, ठीक है, मोतीचंद या मोतीलाल खजांची संग्रहालय कहाँ है, ये संग्रहित है मोतीचंद या मोतीलाल खजांची संग्रहालय में। कौन सी, 1365 वाली प्रति जो कि कल्प सूत्र की है, ठीक है, और ये कागज पे ही चित्रित है, ये भी आपको याद रखना है, काहे पे चित्रित है, कागज पर चित्रित है, ठीक है। और अगला बढ़ते हैं 1380, यहाँ लिख गया है 1880, ठीक है, लेकिन यहाँ ये गलत है, 1380 है, ठीक है, क्योंकि 1880 में कोई प्रति इसकी नहीं बनी है, मिस टाइपिंग है, 1380। 1380 वाली प्रति जो है, जो कि मांडू से प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है, मांडू से। अब याद रखना 1380 वाली प्रति कहाँ से प्राप्त हुई, मांडू से प्राप्त हुई, और कहाँ संग्रहित है, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय म्यूजियम मुंबई में। ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 1380 में कहाँ से प्राप्त हुई है, मांडू से, 1380 वाली है कहाँ से प्राप्त हुई, मांडू से, कहाँ संग्रहित है, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में संग्रहित है। फिर अगला है 1415 ईस्वी में जो प्राप्त हुई प्रति कल्प सूत्र की, ये 2 जगह संग्रहित है, बाकी सारी प्रतियां एक जगह पर है, ये 2 जगह है, एक तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई में, और दूसरी आनंद जी कल्याण जी लोमड़ी ज्ञान भंडार गुजरात में संग्रहित है, 1415 वाली प्रति, ठीक है, ये भी याद रखना, 1415 वाली प्रति कहाँ संग्रहित है। तो फिर आती है 1439 वाली जो कि मांडू से मिली है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ये 1380 वाली दोनों मांडू से ही मिली, लेकिन 1439 वाली जो मांडू से मिली है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, और पहली वाली जो है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में है। इसके बाद आती है 1465 ईस्वी में जौनपुर से एक प्रति मिली, ठीक है, 1465 ईस्वी वाली प्रति है, ठीक है, कहाँ, 1465 ईस्वी वाली प्रति ये कहाँ से मिली, जौनपुर से मिली। ये कहाँ संग्रहित है, नृसिंह जी तोल के ज्ञान भंडार बड़ौदा में, ठीक है। एक चीज और याद रखना, इसका सारा भाई मणिक लाल ने प्रकाशन करवाया था, इसका प्रकाशन किसने करवाया था, तो सारा भाई मणिक लाल ने इसका प्रकाशन करवाया था। फिर आती है 1467 वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे सुंदर प्रति, ठीक है, 1467 में जो जौनपुर से मिली, ये स्वर्ण अक्षरों में लिखित है, आपके जौनपुर से भी 2 मिली, एक 65 वाली, एक 67 वाली, ठीक है, 67 में नहीं, मैं बोल जाती हूँ 67 में, 67 वाली ये कहाँ से मिली है, तो जौनपुर से मिली है, स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई कल्प सूत्र की सबसे अच्छी प्रति कौन सी है, तो ये है आपकी कल्प सूत्र की 1467 वाली प्रति। क्लियर, ये नरसिंह जी तोल के ज्ञान भंडार बड़ौदा में संग्रहित है, और हुसैन शाह सरकी के समय में इसका चित्रण हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कल्पसूत्र की प्रतियों की बात हुई, कल्पसूत्र की प्रतियां जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैंने आपको उन सभी के विषय में बता दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछती हूँ कि ध्वन्यालोक का चित्रण कब हुआ, ठीक, ध्वन्यालोक का चित्रण कब हुआ, चित्रण कब हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए आप कमेंट में बताइएगा जरूर, मैं बता देती हूँ, 1156 से 66 के मध्य ध्वन्यालोक का चित्रण हुआ था, ठीक है। हमने जैन शैली के ग्रंथ देख लिए, चित्रित ग्रंथ देख लिए सारे, अब हम गुजरात शैली के भी ग्रंथ देख लेते हैं। अब गुजरात शैली के जो ग्रंथ थे उनको 2 भागों में बांटा गया, गुजरात शैली में जिन ग्रंथों का चित्रण हुआ उनको चित्रकारों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से 2 भागों में बांट दिया। किन भागों में बांट दिया, पहला तो धार्मिक ग्रंथ थे, दूसरे साहित्यिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ जो प्योरली धर्म के ऊपर आधारित थे, साहित्यिक ग्रंथ वे थे जिनमें हमारे यहाँ का इतिहास या उससे कुछ चीजें रिलेट करती थी या संबंधित मिलती थी, और जिनसे हमारी कई नियमों का, कई चीजों का पता चलता था। तो धार्मिक ग्रंथों में जो आता है रामायण, रामायण के लेखक वाल्मीकि, आपको बताना है महाभारत के लेखक कौन थे,
ठीक है। अगला दुर्गा सप्तशती और मार्कंडेय पुराण, ये 4 ग्रंथ जो गुजरात शैली में चित्रित हुए हैं, ये धार्मिक ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं। फिर आते हैं साहित्यिक ग्रंथ, वसंत विलास, गीत गोविंद, रति रहस्य, काम सूत्र, चौर पंचासिका, बाल गोपाल स्तुति, ये 6 ग्रंथ जो हैं हमारे, ये किस में आते हैं, ये हमारे साहित्यिक ग्रंथों में आते हैं। किस में आते हैं, साहित्यिक ग्रंथों में आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हम वसंत विलास की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे साहित्य में। इसके जो भी क्वेश्चन इससे बनते हैं उनको भी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपसे पूछ सकता है और यहाँ से भी आपको वसंत विलास के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए। बसंत विलास की जब हम बात करें तो ये पटचित्र है। पटचित्र मतलब कपड़े पर बना हुआ चित्र है और रेशमी कपड़े पर बना है। किस पर बना है, रेशमी कपड़े पर इसका निर्माण हुआ है। तो ये रेशमी कपड़े पर चित्रित है, ये याद रखना। इसका चित्रण कब हुआ, अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर यहाँ पूछेगा, देखिए एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है। अगर आपने मेरी वीडियो को सही से देखा और खुद नोट्स बनाए और रिवाइज किया तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो यहाँ पर छूटा हो या जो इससे बाहर क्वेश्चन आए। ठीक है, तो आपको लेकिन करना क्या है, आपको लिखना है और याद करना है। ठीक है, मैं आपको एक माध्यम उपलब्ध करा सकती हूँ, आपको एक हम कह सकते हैं टॉपिक उपलब्ध करा सकती हूँ, समझा सकती हूँ, उसको समझने का तरीका बता सकती हूँ, लेकिन आपको खुद याद करना होगा। तो इसलिए आप याद खुद करिए, बाकी चीजें मैं आपको उपलब्ध कराती रहूंगी। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन आ जाए कि इसका चित्रण कब हुआ वसंत विलास का, तो आप आंसर दे देंगे 1451 ईस्वी में वसंत विलास का चित्रण हुआ। लेखक कौन था वसंत विलास का, रत्नागिरी लेखक थे। गीत गोविंद के जयदेव थे, कौन थे, जयदेव थे, ये याद रखिएगा। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं देती हूँ, चौर पंचासिका का लेखक कौन था, आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए, चौर पंचासिका का लेखक कौन था, कामसूत्र का लेखक कौन था। 2 ग्रंथ ये बताने हैं, महाभारत का लेखक आपको बताना है। मैं सबके कमेंट चेक करती हूँ जब क्लास चल रहा होता है, तो आप लोग कमेंट किया कीजिए, मैं सबके कमेंट देखती रहती हूँ कि किसने क्या कमेंट किया है। ठीक है, तो इसके बाद जब चित्रों की बात आती है तो 79 79 चित्र बना वसंत विलास में मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है वसंत विलास में कितने चित्र हैं, तो 79 चित्र हैं। आकार क्या था, कुंडली नुमा या स्क्रॉल था, स्क्रॉल होता है लिपटवा। आपने शादियों में अभी भी देखा होगा या पहले राजाओं के समय में आपने देखे होंगे, कुछ कार्ड्स आते थे या जो पत्री बाजते थे, ठीक है, ऐसे, है ना, कुछ इस तरीके से वो होते थे और लपेटे जाने वाले होते थे ये। ठीक है, लिपटवा होते थे, तो इनको स्क्रॉल या लिपटवा कहते थे। यहाँ इनमें चित्र बना हुआ है वसंत विलास में और स्क्रॉल या लिपटवा है, ठीक है, पत्री की तरह। तो ये आपको याद रखना है कि स्क्रॉल या लिपटवा है, इसका कुंडली नुमा है, कुंडली। अब इसको लपेट दोगे पूरा तो ये कागज का लिपटा हुआ पुलिंदा सा बस बन जाएगा, इसको चाहे जहां ले जा सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। बसंत विलास की माप क्या थी, मतलब इस पोथी की माप क्या थी, तो 436 इंच बाई 9.15 इंच। ठीक है, क्या होगा, 9.15 इंच मतलब इसका ये भाग, ठीक है, ये वाला अगर हम कहें तो कितना, 9.15 इंच। ठीक है, कहीं 9.2 इंच भी मिलता है। ठीक है, कितना, 9.15 इंच था, और ये कितना था, ये आपका 436 इंच था। कितना, 436। कैसे था, जब इसको लपेट दिया गया तो कम हो गया, अगर इसे ओपन किया गया तो इसका 436 इंच है। ये वाला जो है माप, ये चौड़ाई इसकी कितनी है, 9.15 इंच या 37 फीट बाई 9.15, 9.2 इंच। 9.2 या 15 ये माप तो सेम रहेगी, लेकिन ये माप जो है, ये वाली लंबाई वाली माप ये बढ़ गई। इसको हम फिट में कहें तो 37 और इंच में कहें तो 436। क्लियर, एक एक चीज आपको मैं बताती चल रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का, ताकि आप लोगों को कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना हो। और कमेंट में आंसर भी अपने जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन पूछ रही हूँ
जो आपके पेपर में आते हैं। ये प्रतियों के लेखक इसीलिए पूछ लिए जाते हैं कि इनके लेखक आपके पेपर में आते हैं। तो मैं बता दूं, वात्स्यायन ने लिखा कामसूत्र और विल्हण ने लिखा चौर पंचाशिका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और वेद व्यास ने लिखी महाभारत। आंसर हो गए क्लियर। अब हम बढ़ जाते हैं, इसका संग्रह कहाँ है? फेयर आर्ट गैलरी या केयर आर्ट गैलरी वाशिंगटन में इसका संग्रह है वाशिंगटन अमेरिका में। ठीक है, केयर आर्ट गैलरी अमेरिका में। आपको बताना है कि वसंत विलास की लिपि क्या थी। ये क्वेश्चन आपसे है, यहाँ पर आपसे ये प्रश्न मैं पूछती हूँ कि वसंत विलास की लिपि क्या थी और वसंत विलास की भाषा क्या थी। आपको बताना है कि वसंत विलास की भाषा क्या थी, दूसरा वसंत विलास की लिपि क्या थी। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वसंत विलास की लिपि क्या थी और भाषा क्या थी। तो इसकी लिपि जो थी वो थी गुजराती। क्या थी? गुजराती। और भाषा थी संस्कृत। ठीक है, वैसे संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती है, लेकिन वसंत विलास की लिपि जो थी गुजराती थी और भाषा संस्कृत थी। और वसंत विलास से संबंधित किससे है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित यह ग्रंथ है। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब हम बात करते हैं चौर पंचाशिका की। अभी मैंने बताया चौर पंचाशिका के लेखक कौन है? विल्हण है। 11वीं शताब्दी में उन्होंने इसे लिखा है। ठीक है, इसकी रचना कब हुई? 11वीं शताब्दी में चौर पंचाशिका की रचना विल्हण ने की थी। यह एक पटचित्र है और इसमें चित्रित क्या है? तो आपके विल्हण और उनकी प्रेयसी चंपावती की प्रेम लीला। ठीक है, विल्हण प्लस चंपावती, याद रखना, चंपावती की प्रेम लीला। ठीक है, क्या वर्णित है? चंपावती की प्रेम लीला का अंकन है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। प्रेम कथा या प्रेम कहानी या प्रेम लीला का वर्णन चंपावती और विल्हण की किसमें? तो चौर पंचाशिका में है, जो कि 11वीं शताब्दी में लिखी गई। अगला जो ग्रंथ है पंचतीर्थी पट, यह एक पट चित्र है। 1466 ईस्वी में यह यहाँ पर 14 होगा। ठीक है, 400 नहीं 14 होगा। 1466 ईस्वी में यह चित्रित किया गया है। ठीक है, कब? 1466 ईस्वी में इसे चित्रित किया गया है। ओके, और कुंडली नुमा या स्क्रॉल चित्र, मोस्टली चित्र जब हम देखेंगे गुजरात शैली के कुंडली नुमा या स्क्रॉल ही बने हैं, या हम जिन्हें कहें लिपटवा बने हैं, लिपटवा। अगला जैन धर्म की पोथी है, ये भी जैन धर्म की ही पोथी है, पंचतीर्थी पट। फिर आता है बाल गोपाल स्तुति, वैष्णव धर्म से संबंधित है। बाल गोपाल कहते थे कृष्ण को। किसको? कृष्ण को। कृष्ण की स्तुति के विषय में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो बाल गोपाल स्तुति कागज पर चित्रित है। ठीक है, पटचित्र है मतलब ये कपड़े पर है। ठीक है, ये जो ऊपर वाले हैं ये कपड़े पर हैं, पटचित्र कपड़े पर है। अब ये कागज पर चित्रित है बाल गोपाल स्तुति, और समय इसका क्या है? 1450 ईस्वी है। 1450 ईस्वी में इसे चित्रित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और ये बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में संग्रहित है, वैष्णव धर्म से संबंधित है। या तो बाल गोपाल स्तुति किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म से। मैंने बता दिया कि कृष्ण को बाल गोपाल कहते हैं। ठीक है, आज घरों में लड्डू गोपाल बहुत पूजे जाते हैं, उससे आप लोग याद रखिएगा कि कृष्ण की स्तुति है या वैष्णव धर्म से संबंधित है। अपभ्रंश शैली में जो चित्रित ग्रंथ है या अपभ्रंश शैली के चित्रों का संग्रह कहाँ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाता है। एक पॉइंट यहाँ से आपका बन जाता है। तो कोई भी पॉइंट आपका ऐसा नहीं है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है, ये पाटन संग्रहालय अहमदाबाद गुजरात में है। पाटन और पटना बड़ा कंफ्यूज करेगा, तो याद रखना पाटन गुजरात में है और पटना कहाँ है? बिहार में है। तो बिहार में तो होना ही नहीं है इसका संग्रह, क्योंकि बिहार में चल रही थी, बंगाल बिहार नेपाल में पाल शैली, और अपभ्रंश चल रही थी गुजरात और राजस्थान में। ठीक है, खंबात संग्रहालय बड़ौदा में इसके चित्र हैं, और बोस्टन संग्रहालय अमेरिका। 3 जगहों पर पोथी चित्र संग्रहित है। अगर यहीं पर पट चित्रों का आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि पट चित्र कहाँ संग्रहित है, तो आपको बता देना है कि नहटा कला भवन बीकानेर में पटचित्र
संग्रहित है। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, नाहटा कला भवन कहाँ पर स्थित है, तो आप बता देंगे कि बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है, नाहटा कला भवन बीकानेर में स्थित है। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे पूछती हूँ कि संपूर्ण मध्यकाल में चेहरे कितने चश्म के बने। अगला जो है वो अपभ्रंश शैली की विशेषताएं, सब हमने देख लिया। अब हम इसकी विशेषताओं के बिना कैसे पूरा करें इसे, अगर हम किसी भी शैली की विशेषताएं ही नहीं जानते हैं तो हमारा ज्ञान अधूरा है ना। तो हमें इसकी विशेषताओं के विषय में भी जानना उतना ही जरूरी है जितना इसके ग्रंथों को, जितना इसकी पोथियों को, जितना इसके पोथी चित्रों को, वैसे ही इसकी विशेषताओं को कि तकनीकी क्या थी, किस तरीके से चित्रण करते थे, कैसे हम पहचाने कि ये चित्र अपभ्रंश शैली के हैं। तो सवा चश्म चेहरे थे, चेहरे कितने, सवा चश्म पूरे मध्यकाल में। अभी मैंने बताया ना, सवा चश्म चेहरे, ठीक है, पूरे मध्यकाल में, मध्यकाल में। और मध्यकाल में आता क्या है, अपभ्रंश शैली, जैन शैली और गुजरात, आपकी अपभ्रंश शैली, गुजरात शैली और आपकी पाल शैली, ठीक है। नुकीली नाक गाल के बाहर निकली हुई, अब यहाँ हमने जब पाल शैली को पढ़ा था तो नाक गाल के बाहर नहीं निकली थी, यहाँ आप देखेंगे कि इतनी नुकीली नाक है कि ये गाल के बाहर निकली हुई बनाई गई है। दोहरी ठुड्डी का निर्माण किया गया है, ठुड्डी यहाँ आप देखिए, थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा आपको, जब इस चित्र को देखेंगे तो आप देखेंगे ये ठुड्डी जो बनाई है ना इन्होंने, दोहरी बनाई है। कैसे बनाई है, मतलब एक लाइन यहाँ है और दूसरी लाइन यहाँ है, इस तरीके से इनकी ठुड्डी बनाई गई है। सबकी ठुड्डी थोड़ी कैसे बनाई गई है, दोहरी ठुड्डी का निर्माण हुआ है, ये भी आपकी अपभ्रंश शैली की विशेषता है। परली आंख, परली या पटोल की तरह आंख, आंख अपभ्रंश शैली की छोटी थी, इनकी आंख जो है आप देखेंगे आज के समय में ऐसी कुछ आंखें जो हमारे यहाँ मूर्तियां होती हैं उनकी होती हैं, आंख इतनी बड़ी कि बड़ी बड़ी परवल या पटोल की तरह परली आंख, बड़ी बड़ी आंखें बनाई गई। चेहरे सवा चश्मा है लेकिन आंखें पूरी दिख रही हैं, यहाँ आप देखेंगे कहते हैं चेहरे भर में आंखें ही आंखें दिखती हैं अपभ्रंश शैली में। स्त्रियों की आंख से कान तक गई काजल की रेखा, आप यहाँ इनको देख सकते हैं, ये एक पतली सी रेखा काजल की, ये गई इनके कान तक, है ना, आंख से कान तक। चोनदार काजल जिसे नोकदार काजल कहे, ये आप यहाँ पर इसकी विशेषता देख सकते हैं। छाती अप्राकृत रूप से उभरी हुई, मतलब जरूरत से ज्यादा बड़ा शरीर बनाना इनकी विशेषता थी। पेड़ पौधे जैसे लकड़ी के गुलदस्ते हो या खिलौने हो, यहाँ आप देख सकते हैं ये इनके पेड़ पौधे बने हुए हैं गुलदस्ते की तरह, है ना, ये चीजें यही इनकी विशेषता थी। और जो खिलौने थे, जो पशु पक्षियों को बनाया ना इन्होंने, कागज के खिलौने और गुड्डे गुड़ियों की तरह बनाया, देखें आप तो ये पशु पक्षी जो अंकित है ऐसे लग रहा है कि, क्योंकि अजंता शैली का बिगड़ा हुआ रूप था, उतनी नेचुरलिटी नहीं थी, उंगलियां मुड़ी हुई इनकी बनाई गई हैं, आप देखेंगे उंगलियां काफी मुड़ी हुई, ऐठी हुई उंगलियों का निर्माण है, ठीक है। और गुड्डे गुड़ियों की तरह पशु पक्षियों का अंकन आपको अपभ्रंश शैली में मिलता है। बादल रुई के ढेर के समान बनाए गए हैं, तो रुई के ढेर के समान बादल बनाए, मतलब बादलों को भी ऐसे नहीं बनाया जो नेचुरली लगे, ऐसे रुई के ढेर के जैसे इन्होंने बादलों का निर्माण कर दिया, किसने, अपभ्रंश शैली के चित्रकारों ने। अब हमने देख ली अपभ्रंश शैली की विशेषताएं, कुछ पॉइंट, कुछ क्वेश्चन आपसे मैं यहाँ पर पूछती हूँ जो आपको बताने ही बताने हैं, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। जैन शैली का निर्माण, जैन शैली के चित्रों का निर्माण किससे हुआ, किस स्याही से हुआ है, आपसे अगर पूछा जाए जैन शैली का निर्माण किस रंग की स्याही से हुआ जैन शैली के चित्रों को, तो आपको बताना है, आपको बताना है कि अपभ्रंश शैली के चित्र मुख्यतः किस संग्रहालय में, कहाँ के संग्रहालय में रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता दूं जैन शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। जैन शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, तो माउंट आबू, गिरनार, गिरनार, तीन तीन पाइयां मैं लगा देती हूँ, ठीक है, गिरनार और गुजरात तथा जौनपुर। तो
ये थी हमारी कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां। और स्याही, काली स्याही का प्रयोग किया गया है, किसका? काली स्याही का। अगर कुछ बिंदु रह भी गए होंगे तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, और मैं उनको दोबारा आपको अगली वीडियो में उनको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अगली वीडियो जो भी बनाऊंगी उसमें थोड़ा अपनी शैली का समझा दूंगी। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ज्यादा करने से वीडियो लंबी हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।